दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, हम अपने चैनल के माध्यम से किसी न किसी विषय को लेकर चर्चाएं करते हैं जो हमारे देश के वरिष्ठ बुद्धिजीवी और समाजसेवी हैं। और आज इसी श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश की विद्युत विभाग को प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण किया जा रहा है। इसी विषय को लेकर उपस्थित हैं अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक देवेंद्र सिंह सौरखिया जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जसवंत सिंह राणा जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जो विद्युत विभाग को निजीकरण किया है? भाई अमित बॉर्सन जी, मैं आपको और आपके चैनल को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उनको बेबाकी से उठाते हो और जनता को जागरूक करते हो। आज उत्तर प्रदेश में जो हमारे विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं वो सभी हड़ताल पर हैं। वो हड़ताल पर इसलिए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने विद्युत विभाग का निजीकरण करने जा रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के बाद में इस देश पर, चाहे वो कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का या इनके गठबंधन दलों का, जो भी केंद्र से लेकर के प्रदेश तक जो शासन रहा है उसमें मनुवादियों की संख्या ज़्यादा रही है। और मनुवादी लोगों पर कोई शासन चलाना ठीक सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि 1990 तक देश की स्थिति ये आ गई थी जब कांग्रेस की सरकार थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कर्जा था उसे देने के लिए, किस्तों को पटाने के लिए भारत सरकार के कोष में पैसा नहीं रहा, तो इन्हें सोना गिरवी रखना पड़ा। और उसके बाद से ही सन 91 से ही देश के अंदर जो है लिबरलाइजेशन, पेट्रोलाइजेशन, ये निजीकरण व्यवस्था उसी समय से शुरू हुई है। अब ये सब स्थिति क्यों पैदा हुई? देश आर्थिक घाटे में क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ जो शासक वर्ग रहा है, जो मनुवादी मानसिकता का, उसे देश की अर्थव्यवस्था से, देश के विकास से लगाव नहीं रहा। आप देखें, 90 से पहले तक जो स्विस बैंक में पैसा जमा हुआ वो कि गरीब वर्ग का तो हुआ नहीं, भारत के बहुजन समाज का तो हुआ नहीं, भारत के मूल निवासियों का तो हुआ नहीं। तो जो शासक था वही वर्ग इस देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा था। यहाँ से ले जा करके वो जो है स्विस बैंक में पैसा रखा गया। और भारतीय जनता पार्टी और अन्ना हजारे जी का जो धरना था, जिसे लेकर के आप पार्टी भी सत्ता में आई केंद्र में, दिल्ली की में, इन सब का ये था कि हम जो है काले धन को वापस लाएंगे, देश के विकास में लगाएंगे। मुझे बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कितने लोगों को मतलब जो है पैसे, काले धन को स्विस बैंक को लेके आई। अगर वो पैसा आता तो देश के विकास में लगता। हमारे बाबा रामदेव ने भी उनकी हाँ मिलाई, क्योंकि उन्हें व्यापारी बनना था। बाबा होकर के उन्हें व्यापारी बनना था। वो बेबाक बात करने वालों के आज वो ये बात के लिए आगे नहीं आ रहे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अन्ना हजारे ने जो देशभक्त थे, इन्होंने कहा था कि देश में भ्रष्टाचार है। अरे भाई, भ्रष्टाचार से जो पैसा गया उसे लाने की संकल्प तो आप लोगों ने लिया था, इसलिए जनता ने साथ दिया था। क्यों नहीं लाए? बल्कि मतलब जो है बीजेपी सरकार में और बड़े बड़े फ्रॉड हुए, वो यहाँ से फिर विदेश चले गए। तो यहाँ से तो भारत का जो मूलधन है, जो इकट्ठा होता है और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत में भ्रष्टाचार करते हैं, वो सब विदेश में जमा कर देते हैं। सही माने तो यह है कि मनुवादी लोगों को देश से लगाव नहीं है। इसका सारा को प्रभाव जो पड़ता है, इससे जो पीड़ित होता है वो इसी देश का मूल निवासी जो है बहुजन है, वो पीड़ित होता है। इन्होंने सत्ता में आने के बाद में, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के मूल निवासियों के उत्थान के लिए, आर्थिक के लिए कोई सही कार्यक्रम किए नहीं। क्योंकि इस देश में आज़ादी के बाद में भूमि का राष्ट्रीयकरण होना था, भूमि का सही वितरण होना था। भूमि एक आय का साधन है। तो जो राजा रजवाड़े घर के लोग थे वो तो पहले भी हल नहीं चलाते थे, या जो लोग अपने आप को प्रबुद्ध कहते हैं कि रिजर्वेशन वाले लोग इतने टैलेंटेड नहीं होते, तो जो टैलेंटेड लोग थे वही तो भारत के विभागों को चला रहे थे। वही तो बड़े बड़े मतलब जो प्रोजेक्ट थे भारत सरकार के, उद्योग थे, उनमें डायरेक्टर तो वही थे, उसमें जनरल मैनेजर तो वही थे, सारी व्यवस्था तो वही देख रहे थे मनुवादी। तो भैया, तुम्हारी प्रतिभा कहाँ चली गई? तुम कहते हो रिजर्वेशन वालों में प्रतिभा नहीं होती, तो मतलब जो है आपकी अर्थव्यवस्था घाटे में क्यों चली गई? क्योंकि ये लोग श्रमशील नहीं हैं।
और जो श्रमशील वर्ग था उसको मौका नहीं दिया, बल्कि उसे दुदकारते रहे, उसका अपमान करते रहे कि इनमें अकल नहीं होती, ये रिजर्वेशन वाले होते हैं। अरे इन पर तो खेती करना भी नहीं आता, जो खेती करता है बहुजन वर्ग करता है, ये तो उसके मालिकाना हक लिए बैठे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस ज़मीन का वितरण की बात कही थी कि जो श्रमिक वर्ग है उस ज़मीन को सही तरीके से वितरण होना चाहिए। जमींदारी एबोलिशन एक्ट आया, विनोबा भावे जी ने भूदान यज्ञ चलाई, लेकिन उस भूदान यज्ञ में कितने लोगों ने अपने भूमि की आहुति दी, कितना वितरण हुआ? आज भी लोग 1000 500 बीघा खेत की ज़मीन के मालिक हैं, जबकि जमींदारी एबोलिशन एक्ट कहता है कि 12.5 बीघा एक आदमी के नाम पर होना चाहिए। जब यहाँ के जमींदारों को, जब यहाँ के बड़े बड़े जो खेतिहर के मालिक थे खेतियों के, जब उन्हें लगा कि हमारी ज़मीन भारत के मूल निवासियों में जा रही है, जो वास्तव में उसे जोतता है, बोता है, श्रमशील है, तो इन्होंने चकबंदी एक्ट को और जमींदारी एबोलिशन को सही तरीके से लागू नहीं होने दिया और उस ज़मीन को अपने ही घर में रखने के लिए कुत्ता, बिल्ली, बंदरों के नाम पर जो है दर्ज करा लिए। क्यों? कि सरकारी अधिकारी वही थे, कानून को लेखपाल वही थे, शासन प्रशासन में वही थे। तो इनकी नेक नियति जो है कभी भारत के बहुजनों के उत्थान की नहीं रही है। अब चूँकि इन्हें रिजर्वेशन ख़त्म करना था जी बहुजन समाज का, क्योंकि बहुजन समाज मान सम्मान और स्वाभिमान की जो बात करता है और जो पढ़ लिख करके जिसने अपना पेट काट करके अपनी मेहनत मशक्क़त से बहुजन समाज पार्टी खड़ी की और उत्तर प्रदेश में 4 बार जो शासन दिया और बहुत अच्छा शासन दिया, तो इनको ये अखर था कि बहुजन समाज के लोगों ने राजनीतिक पार्टी कैसे बना ली, ये राजपाट कैसे करने लगे। राजपाट करना तो मनुवादी लोगों का काम रहा है, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि आरक्षण से बढ़े हैं और जो इन्हें तनख्वाह दी गई उस तनख्वाह में से ही इन्होंने जो पेट काट कर राजनीतिक पार्टी खड़ी कर दी, तो इनका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म किया जाए। तो इन्होंने जानबूझ करके लूट खसूट करके स्विस बैंकों में पैसा रखा, प्रोजेक्टों को घाटे में दिखाया और घाटे में दिखा करके निजीकरण के माध्यम से रिजर्वेशन को ख़त्म करने का, कि जो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न सरकारी विभाग रहेगा न आरक्षण लागू होगा। और इनको केवल जो है जिंदा रखने के लिए, क्योंकि जैसे किसान को काम लेना होता है तो वो जानवर भी पालता है, भाई बैल पालता है, भैंस पालता है, भैंसे पालता है, तो क्या वो उन्हें मालिकाना हक थोड़ी देता है, बल्कि उन्हें जिंदा इसलिए रखता है कि हल चलाना है बैल से, भैंस का गाय का दूध भी लेना है, पीना है, अपने को स्वस्थ रखना है। यही स्थिति इनको, इन्हें श्रमिक वर्ग चाहिए। बहुजन समाज केवल श्रमिक बना रहे, शासक न बने, ये पढ़ लिख करके मतलब बड़े बड़े अधिकारी ओहदों पर न जाए। तो एक तो इनका अब तक का ये है कि आरक्षण से मतलब प्रतिभा प्रभावित होती है। तो भैया मुझे बता दो कि अब तक की 77-78 साल की आज़ादी में ये सारे जितने निजीकरण दिए जा रहे हैं, इनके डायरेक्टर कौन थे, इनमें क्लास 1 अफसारी कौन थे, कहाँ गई तुम्हारी प्रतिभा, कहाँ गया तुम्हारा अर्थशास्त्र? तो इन्होंने जानबूझ करके लूट तंत्र मचा करके देश के अंदर में संपदा को बाहर पहुंचाया और यहाँ के भारत के जो मूल निवासी समाज है, जो भारत का बहुजन समाज है, जो कमीरा समाज है, जो SC ST OBC, उसे फिर से मतलब जो है कामगार मजदूर समाज बनाए रखने के लिए इनका ये कुचक्र है निजीकरण का। अब निजीकरण होगा तो उसका मालिक कौन बनेगा? भाई इन्होंने जो है एयर इंडिया को बेच दिया, रेलवे विभाग को बेच दिया और आपके देखिए पेट्रोलियम विभाग में बहुत कुछ चला गया, रोडवेज में चला गया, प्राइवेट में, सभी विभागों में धीमी धीमी करके बैंकों का निजीकरण हो गया। तो ये सब निजीकरण जाकर के हाथों में रहा है, उन्हीं मनुवादियों के हाथ में। आप ये सर्वे करा के देख लें कि अगर निजीकरण के माध्यम से भी अच्छा होता है तो उसमें भी भागीदारी करो। भारत में OBC समाज के जो लोग संपन्न हैं, प्रतिभावान हैं, उनके ग्रुपों को क्यों नहीं दे रहे भाई ठेका? उनसे चलवाइए। लेकिन ये घूम फिर करके मनुवादियों के हाथ में ही रहता है। तो ये केवल जो है बहुजन समाज को केवल जो है मजदूर बनाए रखने की एक कुचक्र है कि निजीकरण से देश का विकास होगा। अरे निजीकरण से कितना विकास होगा? तुम वहाँ आरक्षण दे नहीं रहे हो, वहाँ भी चाहे तुम सरकारी में रहे तो तुम सिर पर रहे और निजीकरण में रहेंगे तो सिर पर रहेंगे। ये तो बेचारा नीचे ही रहेगा ना। ठेके में क्या व्यवस्था होती है कि जो ठेका दे दिए गए रेलवे में या और भी विभागों में, तो जो निजी कंपनियां हैं वो नौकरी निकालती हैं और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है।
20-20 हज़ार रुपये की नौकरी देते हैं, 30-30 हज़ार की नौकरी देते हैं, उसमें 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपये रिश्वत ले लेते हैं। अभी मतलब जो है कानपुर में रेलवे विभाग में कुछ लोगों को गार्ड वार्ड के नाम पर मतलब भर्ती कर लिया गया था और उसके बाद में उनको निकाल दिया गया था, उसकी भी पैसे लिए गए थे। अब किस कंपनी को कै साल के लिए ठेका दिया गया ये ओपन नहीं होता, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में जाने के बाद में ये पता नहीं है कि 10-20 हज़ार रुपये दे के आए, वो साल भर काम करेगा, 2 साल बाद काम करेगा, किसका ठेका था, कौन ख़त्म हो गया। जैसे आप आगरा में देख लीजिए, सफाई के नाम पर जो है आगरा को स्वच्छ आगरा बनाने के लिए अभियान चलाया, कई कंपनियों को ठेका दिया गया, कंपनियों ने करोड़ों रुपए घाटा कर लिया और कोई कंपनी आती है किसी कर्मचारी को रखती है, उन तक समय से वेतन नहीं देती है या उनका भी मजदूरी को लेकर चले जाते हैं, भाई वो ठेका उस कंपनी में था, अब दूसरी आ गई। तो इनका काम लूट तंत्र का ही रहा है मनुवादियों का। तो जब तक इस देश का जो श्रमशील वर्ग है इसको सही तरीके से भूमि वितरण करके इनके हाथ में कृषि नहीं सौंपी जाएगी, तब तक कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। इन्हीं लोगों को अवसर दे करके, क्योंकि ये भारत का मूल निवासी है और जो मूल निवासी होता है, जैसे माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है ना, इसी तरीके के भारत के मूल निवासियों के भारत के कण कण से मिट्टी मिट्टी से लगाव है। लेकिन जो लोग मनुवादी मानसिकता के हैं, जिन्होंने लंबे समय से शासन किया है, चाहे वो मुसलमानों से मिलके किया हो, चाहे अंग्रेज़ों से मिलके किया हो, वो कहते हैं शायद सब कोई लूट ले जाए, मुसलमान यहाँ से लूट ले जाए, अंग्रेज लूट ले जाए, लेकिन भारत का मूल निवासी चैन से रोटी न खाए, यहाँ का भोजन समाज चैन से रोटी न खाए। इसलिए ये सब जो है कुछ अक्कर कुछ न कुछ चलता रहता है। इन्होंने बहुजन समाज को इस स्थिति पर पहुंचा दिया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज देश की 80 करोड़ जनता को फ्री अनाज दे रहा हूं। तो क्या मनुष्य का जीवन जो है केवल फ्री अनाज खाने के लिए पैदा होता है? अरे मैन ईट टू लिव, नॉट लिव फॉर ईट। मनुष्य जिंदा रहने के लिए खाना खाता है, लेकिन खाने के लिए जिंदा नहीं रहता। लेकिन इन्होंने बहुजन समाज को केवल खाने के लिए जिंदा रहने के लिए ही मजबूर कर दिया है। उसके मानवीय मौलिक अधिकार सब खत्म होते जा रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में उनको नौकरी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर तो निजीकरण के माध्यम से आरक्षण खत्म कर दिया, और वहाँ इस भेदभाव को, जाति भेदभाव को आप खत्म नहीं करना चाहते। जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर में पहुँच जाओ, चाहे कुछ हो जाओ, देश की संपदा मनुवादियों के हाथ में रहेगी। तो इस देश में बहुजन समाज के लोगों को तो अपनी समस्या स्वयं हल करनी होगी। इसके लिए उन्हें अपने को शिक्षित भी करना होगा, अपने समाज को जागृत भी करना होगा। सर, क्या कहना है आपका भी कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की विद्युत विभाग को निजीकरण किया जा रहा है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ इस देश के सभी करोड़ों लोगों की मंगल के लिए कामना करता है और उसका हमेशा से यही मानना रहा है, इस देश में रहने वाले सभी नागरिक आपस में भाई हैं, उनमें भाईचारा बना रहना चाहिए। इस देश के अंदर में ये इस देश का दुर्भाग्य है कि कुछ चंद लोग जो ऐसे हैं जो समाज के अंदर में गंदगी फैला रहे हैं और उनकी वजह से पूरा समाज के अंदर में आज आपस में भाई भाई में वैमनस्यता दिखाई दे रही है। आप ये देखिए कि अब मुझे एक बाबा साहब का एक उद्धरण याद आता है। एक बार जब आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत के अंदर चुनाव हुए तो बाबू जगजीवन राम चुन के गए और कुछ और रिजर्व सीटों से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के गए, बाबा साहब हार गए। बाबा साहब जब हार गए तब उनसे मिलने के लिए एक सांसद आए महाराष्ट्र के, तो बाबा साहब ने उनसे पूछा, वो कांग्रेस से सांसद थे, बाबा साहब ने उनसे पूछा कि भाई आप सांसद चुन गए हो, आपको बहुत बहुत बधाई, अब आपका आगे क्या विचार है, आप क्या करना चाहते हैं? तो उसने कहा कि बाबा साहब मैं तो आपके साथ चाय कॉफ़ी पीने आया था और मेरा तो अब जो मुझे मेरी पार्टी कहेगी और वही कार्य मैं अब करूँगा। तो कभी जनता ने तुम्हें चुन के भेजा नहीं, तो मुझे तो मेरे पार्टी ने टिकट दिया है ना, मुझे तो मेरी पार्टी ने टिकट दिया है, तो जो मेरी पार्टी कहेगी मैं वो करूँगा। उसके जाने के बाद बाबा साहब बहुत ज़ोर से हंसे। तो बाबा साहब के जो निजी सहायक थे नानक चंद नत्तू जी, तो उन्होंने पूछा बाबा साहब आप हंसे क्यों? जब वो बाबा साहब बहुत उनके जाने के बाद बहुत ज़ोर से हंसे तो उसने किया आप हंसे क्यों, ऐसा क्या? बोले एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही थी, वो आज समझ में आई है
कि जब 2 वोट का अधिकार ख़त्म हुआ तब मुझे इतना दुख नहीं था जितना आज दुख हुआ, कि वो समझ में मेरे ये आया कि देखिए अब गुलाम पैदा होंगे इस देश के अंदर में और वो अपनी अपनी पार्टियों की गुलामी करेंगे। आज उनकी बात उस समय से लेकर आज तक सत्य साबित हो रही है। और चाहे कांग्रेस हो या आज भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष खत्म करने के लिए आज जो आम आदमी पार्टी जो है उसका गठन किया गया है, वो विपक्ष को ख़त्म करने के लिए किया गया है कि विपक्ष की जगह भूमिका भी हमारा ही दूसरा भाई निभाए। उनको ये भी बर्दाश्त नहीं है विपक्ष उनका विरोधी या इस समाज का कोई मूल निवासी वो हो, तो उसके लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी। और सबसे मूर्ख कौन है आप भी समझ सकते हो, जो उसका वोटर है, जो उसको आम आदमी पार्टी को जो मूल निवासी जो यहाँ का है वो उसको वोट करता है, तो वो मूर्ख है ना कि आम आदमी पार्टी को वोट देता है। तो इसका मतलब अपने दूसरे दुश्मन को, एक दुश्मन जो वो है जो तुम्हारे अहित के लिए काम कर रहा है, तुम्हारी वोटों तुम्हारे अधिकारों को ख़त्म करना चाहता है। इस देश के अंदर में से तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ एक बैल और भैंस के बराबर रखना चाहता है, जिसको जब जरूरत हो जब दूलो और जब जरूरत हो जब बेगार करा लो। मजदूरी नहीं, मजदूरी अलग चीज़ होती है, बेगार अलग चीज़ होती है। बेगार में और मजदूरी में अंतर समझिए। मैंने देखा है उस काल को जब बेगार कराई जाती थी। गाँव में पहले क्या होता था, जैसे चबूतरा लीपना है, गंदगी साफ करनी है, इसके लिए गांव के अंदर में जो SC BC के जो लोग होते थे उनको ही वो दिया जाता था, और जो कुछ बलिष्ठ या ताकतवर होता था वो उनके गेट पे लठैत रहता था, चौकीदारी करता था वो उनकी। तो ये वो इनकी सभी की, चाहे बैकवर्ड हो, बहुजन समाज में जो भी यहाँ आते हैं सभी की साथ में यही करने वाले हैं आगे आने वाले वक्त में। इस बात को आज मैं 25-30 साल से कह रहा हूँ कि ये निजीकरण जो है, जब से ये निजीकरण आया है तब से एकदम से इस देश की अंदर में क्वालिटी बढ़ गई है। क्वालिटी का ही बढ़ गई है कि हर चीज़ वो ही अच्छा करते हैं, प्राइवेट वाले, सरकारी जो है सब वो करते हैं। लेकिन आप एक बार बताइए, देश के अंदर में इतने संस्थान हैं, इतने मंत्रालय हैं, उनके अंदर में, इन संस्थानों के अंदर में जो है, मैं भारत आज़ाद हुआ तब से देख रहा हूँ कि यूनियनें बनी हुई हैं। इन यूनियनों के नेता कौन हैं? वो यूनियनों के जितने भी नेता हैं वो इन्हीं लोगों के गुर्गे हैं। वो क्या करते हैं, वो दोनों पक्षों में उनकी पैर रहते हैं। आपको मीठी मीठी बात करनी, आपको थोड़ा जोश देना, आपके भाषण सुनना और उसके बाद आपके दिमाग में अपनी बात को डाल देना कि ये करना है। आपके जोश का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वो होश में हैं, आप होश में नहीं है, हमारा समाज होश में नहीं है। यही चीज़ जो है अब हम कब से समझा रहे हैं, हमारे पूर्वज जो समझाते समझाते चले गए और हम भी समझा रहे हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो हमें, हमारे समाज को सोचना पड़ेगा इस पर। उनका आज देखिए, आज बाप बेटा साथ में बैठ के शराब पीते हैं, शर्म नहीं आती है। बाप अगर जो है बाप बेटा ले आया क्वार्टर, तो बाप कह रहा है कि एक पैक मेरे काजू बना दियो। उसको क्या संस्कार दे रहे हो आप? उसको क्या संस्कार दे रहे हो? जब आपको अपना बच्चा पढ़ेगा नहीं, आपके साथ, आप उसके साथ शराब बैठ के नशेबाजी करोगे, शराब पियोगे, बीड़ी सिगरेट पियोगे, तम्बाकू खाओगे, तो उसके अंदर संस्कार क्या ये ही आएंगे कि आपके वो आके पैर छुएगा? तभी तो वो बहुत सी जगह मैं देखता हूँ कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के अंदर बाप बेटे को खूब पीटता है। ये एक आम बात हो गई है क्योंकि उसके अंदर उसके माँ बाप ने वैसे संस्कार दिए ही नहीं जैसे देने चाहिए थे। तो हर चीज़ समाज से जुड़ कर के ही निकलती है। आप ये देखिए, भारत जब से आज़ाद हुआ, कांग्रेस ने यहाँ पब्लिक सेक्टर के अंदर में बहुत से वो लगाई, फैक्ट्रियाँ लगाई और उनके अंदर रजिस्ट्रेशन रहा। सारे नेता उनके कौन थे? वो बिक क्यों गए? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी है, उन्हीं के वो जो है वहाँ पे जो नेता हैं वो नहीं, उनके नेता जो हैं वो उन्हीं संगठनों के जो नेता हैं वो उन्हीं के समाज के, उन घर परिवार के ही हैं। और प्राइवेटकरण होगा तो वहाँ ठेका किसको मिलेगा? वो उन्हीं के समाज के, उनके घर परिवार के लोगों को तो मिलेगा। वही हो रहा है, आप देख लीजिए इस देश के अंदर में। अन्ना हजारे देश बहुत ज़्यादा देशभक्त थे। उन्होंने जब वो यहाँ पे आंदोलन चला रहे थे तो टेम्पू हो या और कोई हो, अगर वजन थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो अन्ना टैक्स लग जाता था। अन्ना टैक्स किसे कहते हैं? अन्ना टैक्स वो होता है
कि वो जैसे उसका भाड़ा 100 रुपये बनता था, वो 125 या 150 रुपये लेता था, 50 रुपये ज़्यादा। तो लोग कहते हैं जी अंडर टैक्स लग गो। तो आपको समझना होगा कि इस देश के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं ये आपको कैसे बर्बाद करना है, इसी के ऊपर में इनका मंथन चल रहा है। अभी आपने उनका एक वो सुना होगा, जब भारत इसके अंदर में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मोहन भागवत जी का एक बहुत भयंकर बयान आया। बोले 800 वर्ष के बाद में पहली बार यहाँ पर हिंदुओं की सत्ता आई है। तो अभी तक किसकी सत्ता रही? इसका मतलब भारत अब आज़ाद हुआ है। तो अभी कुछ दिन पहले राहुल जी ने जो वक्तव्य दिया कि मोहन भागवत जी पर मुकदमा होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे एक बात बताइए, क्यों नहीं होना चाहिए? उनके दिमाग में उन्होंने अपनी भावना प्रदर्शित की ना, तो वो गलत था ना कि भाई आपने उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर दिया, अपमान किया है जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अंग्रेजों से अपना जीवन बलिदान कर दिया। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं अंग्रेजों के समय में बेटर था, बढ़िया था, क्योंकि अंग्रेज अगर नहीं होते तो इस देश के अंदर में संविधान नहीं होता। अंग्रेजों की भारत आज़ाद करने की पहली शर्त ही ये थी कि अगर आप अपना संविधान का निर्माण कर लेंगे तभी आपको हम यहाँ से आज़ाद करेंगे और हम जाएंगे, हम आपके अधिकारों की आप अगर वो बना लोगे आप। तो आप ये देखिए कि भारत के अंदर संविधान तो बना, उन्होंने उनको भी मूर्ख बना दिया, अंग्रेजों को भी। अंग्रेजों के जाने के बाद में बाबा साहब ने संविधान की रचना की, कानून का पालन करने की वो हुई। लेकिन जब सत्ता बाबा साहब ने कहा था कि संविधान में आज देश को दे रहा हूँ, देश को समर्पित कर रहा हूँ, तो लेकिन संविधान कितना भी अच्छा हो, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है जो उसको चलाने वाले हैं कि अच्छे को अच्छा रखते हैं या अच्छे को भी खराब कर देते हैं। तो इन्होंने अच्छे संविधान को भी खराब कर दिया। अभी वो बोले कि संविधान की एक प्रक्रिया है कि बदलते रहते हैं और वो करते रहते हैं, उसके अंदर अनुच्छेद और उनकी जो धाराएं हैं और वो उसके अंदर में परिवर्तन करते रहते हैं। तो मेरा ये कहना मतलब अच्छे के लिए इन्होंने कौन सा किया है? अभी तक जो किया है सब खराब करने के लिए किया ना। यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों को खत्म करने के लिए ही इन्होंने संविधान में परिवर्तन किया अभी तक। और 400 इनको क्यों चाहिए थे? 400 इसलिए चाहिए थे कि संविधान को आमूलचूल परिवर्तन करना था, इनको अपना हिंदू राष्ट्र संविधान जो है वो लागू करना था। ये तो अभी भी हमारा समाज सो रहा है और नहीं जाग नहीं पाया है। हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पूर्वज चले गए, हम भी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कोशिशें जारी रहेंगी। लेकिन बुद्धिजीवी कितने लोग हैं? समझदार। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप बुद्धिजीवी हो गए, आप एजुकेटेड हो। एजुकेटेड होना और बुद्धिमान होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आप कितने बुद्धिमान हैं ये आपका धरातल पे दिखना चाहिए कि आप समाज के लिए कितने समर्पित हैं, आप कितनी बुद्धिमान हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप समाज में कौन सा ऐसा परिवर्तन ला रहे हैं। जैसे बाबा साहब लेके आए, ऐसा कौन सा परिवर्तन आप लेके आ रहे हैं? आज देख लीजिए कि अभी तो भारत के अंदर में हमारे समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश में जो नहीं था वो उत्तर प्रदेश में हो गया है। उत्तर प्रदेश में क्या नुकसान हो गया है? साहब की क्या मजबूरी रही मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी के जो आज जो टुकड़े हो गए हैं कई, तो मुझे नहीं लगता कि जैसे आरपीआई महाराष्ट्र के अंदर में सत्ता में नहीं आ पा रही है, वैसे ही यूपी में भी बहुजन समाज पार्टी शायद ही अब कोई सत्ता में आ पाए। बहुजन समाज पार्टी हो या चंद्रशेखर की पार्टी हो, जब तक कि जो एक्चुअल में बहुजन समाज नहीं बनेगा तब तक हम सत्ता में भागीदारी नहीं ले सकते। बहुजन समाज का मतलब है कि यहाँ का मूल निवासी, चाहे वो ओबीसी हो, मोहम्मडन हो, एसटी हो, शेड्यूल कास्ट हो, सभी जातियों की सब सम्मिलित भागीदारी नहीं होगी। मैं उन सवर्ण समाज में भी आपको बताऊं मूल निवासी बहुत सी जातियां हैं, जैसे गुप्ता हैं, कायस्थ हैं, ये भी यहाँ के मूल निवासी ही थे। अब वो क्या है कि अब वो अपना इतिहास भूल गए और इतिहास पढ़ते नहीं है। जैसे हमारा समाज नहीं पढ़ रहा है ऐसे उनका समाज भी नहीं पढ़ रहा है। आप बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया किसने?
अब लोग हम मुस्लिमों को दोषी देते हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता को किसने नष्ट किया? आप इतिहास देखिए, वो बाहर से आए विदेशी ने नष्ट किया। ये नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया? वो भी बाहर से आए विदेशी ने जलाया। तो इस देश का इतिहास जो है वो हमारा समाज नहीं पढ़ रहा है। और बाबा साहब भी कहते थे और साहब कांशीराम जी भी कहते थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास कभी बना नहीं सकता। तो पहले तो इनको समझने की और पढ़ने की ज़रूरत है कि ये अपने इतिहास को पढ़ें, समझें कि एक्चुअल में क्या था। पढ़ने का मतलब ये नहीं है भगवान बुद्ध के 100 वर्ष के बाद में धम्म की भी 17-18 निजी हित के अंदर में लोगों ने अपने शाखाएं बना ली। बात धम्म की करते थे, निजी एजेंडा चलाते थे। 100 वर्ष के बाद में 100 वर्ष तक तो भगवान बुद्ध का जो धम्म था वही चलता रहा, लेकिन 100 वर्ष के बाद में लोगों को अपने नाम से जो है धम्म का वो एजेंडा चलाने लग गए। नाम धम्म का, काम व्यक्तिगत। तो यही चीज़ें हैं, सब चीज़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने वो किया। ये प्राइवेटकरण सिर्फ और सिर्फ मूल निवासियों के खिलाफ एक षड्यंत्र है, साजिश है, और उनको बेरोजगार करना है, रजिस्ट्रेशन को ख़त्म करना है। इसलिए ये सब कार्यक्रम उनके चलते हैं और चल रहे हैं। हमारा जो मंद बुद्धि समाज है, जो जिसके अंदर में कम बुद्धि है, वो सब लोग उनको सपोर्ट करते हैं और वोट करते हैं। आप उनकी सत्ता बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। आपको आत्म परीक्षण करने की ज़रूरत है, किसी दूसरे को दोष देने से नहीं। आपकी कमियों की वजह से वो सत्ता में हैं, हमारी कमियों की वजह से वो सत्ता में हैं, वो अपने चातुर्य या बुद्धिमत्ता की वजह से नहीं है। हाँ, वो अपने एजेंडे पर टिके रहते हैं। शेड्यूल कास्ट के और बैकवर्ड के लोगों को, सवर्ण समाज को वोट देते हैं, लेकिन सवर्ण समाज का आदमी या व्यक्ति वो उनको वोट नहीं देता। आप इस चीज़ को देखना होगा। इसीलिए हमारा तो सिर्फ है कि भगवान बुद्ध सबका मंगल करें। अखिल भारतीय मंगल मैत्री इस देश के 140 करोड़ नागरिकों की उत्तम मंगल की कामना करता है। और ये बहुजन समाज जो यहाँ का मूल निवासी है उसके लिए भी प्रार्थना करता है कि उसको सद्बुद्धि आए और ये प्राइवेटकरण जो किया जा रहा है उससे कैसे बचा जा सके, इसके लिए उन लोगों को, जो उनके नेता हैं और जो वो उन्हीं के भाईबंद हैं, जो आज बीजेपी सत्ता में हैं, उन्हीं के लोग हैं जो आज जो है क्योंकि विरोध नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब विरोध दिखावा है। जो विरोध हो भी रहा है वो SC BC यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो तो कर रहे हैं दिल से, लेकिन वो लोग दिल से नहीं कर रहे हैं। अगर वो करें तो वो खुद चाहें तो 24 घंटे जब होंगे जब गवर्नमेंट को प्राइवेटकरण से हाथ खींचने पड़ेंगे। उनके नेता ही उनकी बर्बादी का मुख्य कारण है। तो दर्शकों, आज का जो विषय उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग को जो निजीकरण किया जा रहा है उसको लेकर आज हम अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो आज की जो चर्चा हुई वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की न्यूज़ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम ऐसी किसी अन्य विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो सकें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें।